को 11 क्लासेस प्रयागराज में सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 क्लासेज पर डे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 5 बजे से 5 कभी 5 सवा 5 बजे से शुरू होता है। तो आप लोग जरूर जुड़िए, जिससे कि आपको नए नए क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त होते रहे और आपकी अपनी तैयारी को भी एलटी ग्रेड के स्तर पर कितनी है उसको भी आप चेक करते रहिए। आपकी एलटी ग्रेड पर कितनी तैयारी है, कौन से क्वेश्चन ऐसे डाउट हैं जिससे कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, या वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम आप चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए जो हमारा फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, इस नंबर से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यह चैनल मुख्यतः है टीजीटी, पीजीटी या एलटी का जो है टेस्ट पेपर कराया जा रहा है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस उम्मीद में कर रहे हैं कि आप लोग कि अपनी तैयारी को एकदम मेंटेन रखे रहिए कि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। क्योंकि एग्जाम जब होता है तो आप लोग देखा जाता है कि क्वेश्चन छूट जाता है, तो उस चीज को आप इतना तैयार रखिए कि देखते मान क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, जिप्सम है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिप्सम है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 3H2O। देखिए, जो जिप्सम होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। जब जिप्सम को हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट 3H2O का फॉर्मेशन होता, सॉरी, वन बाई 2H2O प्लस 3/2H2O निकल जाता है, जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। चलिए, दीपक पटेल कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। तो देखा जाए कि यह क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हड्डियों को प्लास्टर, देखा होगा हड्डी जो होती है टूटी होती है, उसमें पीओपी का यूज किया जाता है। क्यों पीओपी का यूज किया जाता है, उसका रीजन एकमात्र है क्या, कि पीओपी जो होती है वह पानी पानी पर फूल जाती है। फूलने के कारण से वह क्या होती है, हाथों को जकड़ लेती है और टाइट बना रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम सल्फेट होगा। कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एलिमेंट्स। आपको बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है कि क्या ऑर्डर में सीक्वेंस में होता है। जय प्रजापति कह रहे हैं 1 का बी। दूसरे का बताइए क्या ऑर्डर होगा। गुड इवनिंग मगनेश जी। दीपक कह रहे हैं कि दूसरे का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए जरा देखते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो पोटेशियम के जस्ट ऊपर मैग्नीशियम होता है, देखिए आर सारणी में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, रुबिडियम है, सीजियम कोई मतलब नहीं। अब क्या है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है,
एल्युमिनियम इधर है और कौन है, बोरान यहां है। ठीक, इधर देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर धातु गुण, धात्विक गुण, धातु गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, धातु गुण कहे चाहे धात्विक गुण कहे, वो क्या होता है, बढ़ता है। तो धात्विक गुण बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। बाएं से दाहिने जाने पर क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का, ओ सॉरी पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, और सबसे कम बोरान का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन का, ओ सॉरी टू का डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच रिलेशन। इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, बताइए कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। पाई बराबर आर टी अपान सी, या पाई बराबर आर सी अपान टी, या पाई बराबर सी टी अपान आर, या पाई अपान सी इज इक्वल टू आर टी। बताइए कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। दीपक कह रहे हैं कि थ्री का डी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सही आंसर क्या है, थ्री का डी ही है। थ्री का डी जो होता है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। तो पाई अपान सी इज इक्वल टू आर बाई टी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई अपान सी इज इक्वल टू आर टी के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभिक्रिया की कोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पहचानना है कौन सा कथन सही नहीं है, जरा देखा जाए। अभिक्रिया की कोट एक भिन्नात्मक होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो अभिक्रिया की कोट होती है वह भिन्नात्मक होती है। भिन्नात्मक का अर्थ होता है कि वह फ्रैक्शन में होना, अर्थात 1/2, 2/3 एनी। राजेश साइनी जय हिंद। चलिए बोलिए, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए सभी लोग। जय प्रजापति कह रहे हैं कि चौथे का ए, अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक होती है। बताइए। अरे भाई, जो कोटि होता है ऑर्डर, वह होल नंबर्स और भिन्नात्मक दोनों मान हो सकते हैं। अर्थात पहला स्टेटमेंट जो कर रहा है या सही ही कर रहा है कि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। दूसरा क्या कर रहा है, अभिक्रिया की कोट का निर्धारण सदैव निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है। एकदम सही बात कर रहा है कि अभिक्रिया की कोट का निर्धारण सदैव प्रयोग के द्वारा होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम देख करके उसकी कोट को नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट सही कर रहा है कि अभिक्रिया की कोट का निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है, अभिक्रिया की कोटि सदैव अभिकारक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को रस समीकरण मिति गुणांकों का योग होती है। जैसे कोई रासायनिक समीकरण दिया गया है, मान लिया जाए यह रिएक्शन है H2 + Cl2 से 2HCl बन रहा है,
तो इसके जो योग होता है 1 1, यह हमारा आणविकता होती है। क्या होती है? आणविकता होती है। यह कोटि आणविकता को समीकरण को बैलेंस करके बताया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, यह यह अपक्रिया की कोटि नहीं बता रहा, बल्कि यह अपक्रिया की आणविकता को बता रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन हमारा गलत कह रहा है कि अपक्रिया, किसी भी अपक्रिया की कोटि निकालने के लिए कभी भी उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैलेंस सदैव आणविकता निकालने के लिए किया जाता है। चलिए, अपक्रिया का कोटि का व्यंजक अभिकारक की मोलर सांद्रताओं के घातांकों के बराबर होती है। जैसे अपक्रिया का रेट R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A इंटू B पावर B है, तो जो कोटि होती है, ऑर्डर जो होता है वह कितना होता है? A प्लस B के बराबर। अर्थात ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत स्टेटमेंट हमारा कौन सा है? सी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। किरण वर्मा, गुड इवनिंग किरण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। बताइए जरा। मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। देखिए, मानक इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन है, इसे हम मानक इलेक्ट्रोड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब बात है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें ज्ञात हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो हाइड्रोजन होता है या प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वह 0 के बराबर होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसे हम कैलो मल कैलो मल इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को कहा जाता है और सेकेंडरी में किसको कहा जाता है? हम लोग कहते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल का 300 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 वोल्ट है। स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक के का मान होगा, जबकि दिया है R बराबर 8 जूल केल्विन इनवर्स पर मोल, फैराडे इक्वल टू 96,000 कूलम, R बराबर 8 जूल किलो मोल इनवर्स, फैराडे कांस्टेंट F बराबर, ठीक है, 96,000 कूलम मोल इनवर्स। चलिए बताइए जरा कितना होगा, वैल्यू बताइए इसका। जय प्रजापति कह रहे हैं 5 का 6 का 6 नंबर का आंसर बताइए। नहीं याद आ रहा है?
जय प्रजापति कह रहे हैं कि 6 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखा जाए। किरण वर्मा भी कह रहे हैं, अच्छा नहीं, ये तो 5 का डी बता रहे हैं, 6 का बताइए। जरा देखा जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा फेमस रिलेशन। देखिए, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के होता है, और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन ई नॉट एफ होता है। दोनों बराबर हैं, तो माइनस एन ई नॉट एफ बराबर 1 मोल पर मोल है एक सेल का। एन की कोई बात ही न करिए, न एन आर टी एल एन के, तो कितना हो जाएगा, एन एफ नॉट माइनस एन आर टी एल एन की। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के, और यह माइनस ई नॉट एफ इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एन ई नॉट एफ। क्लियर? चलिए देखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। सिंपली क्या बचा आपके पास, देखिए, एन ई नॉट एफ इज इक्वल टू आर टी एल एन की। यहां से एल एन के बराबर क्या निकलेगा, देखिए, एन ई नॉट एफ अपान आर इंटू एन की वैल्यू देखिए, किसी भी हाफ इक्वेशन को लिखिए, अगर जिंक से जिंक 2+ लिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 गुणते पोटेंशियल कितना दे रहा है, 2 वोल्ट। फैराडे कांस्टेंट कितना दे रहा है, देखा जाए, 96,000 बटे आर का मान 8 गुणते टी का मान कितना दे रहा है, 300 केल्विन। देखिए, 300 केल्विन, 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 दुनिया 4 दुनिया 8, 2 बचा, कितना हो गया, देखिए, दिस वैल्यू इक्वल टू, यहां देखिए जरा, एल एन के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीन से काटिए, 3 1 3 3 9, 3 दुनिया 6, 102 से काटेंगे तो 160, तो 160 आया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ई पावर 160 के बराबर। कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही। देखिए, एल एन के इक्वल टू 160, ई के बराबर क्या होगा, इधर का जो जितना भी टर्म होगा सब ई का पावर में चला जाएगा। चलिए, एफ माइनस ओ माइनस एन ए प्लस एल्युमिनियम 3+ आयनों के लिए आयनिक आकार का बढ़ता क्रम क्या होगा। देखिए, आयनों का बढ़ने का जो क्रम होता है वह, देखिए, O2 डबल माइनस एफ माइनस एन ए प्लस एल्युमिनियम। देखिए, 18 इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें, अरे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन यहां, 10 इलेक्ट्रॉन यहां, 10 इलेक्ट्रॉन यहां। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, सॉरी,
जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो वैसे वैसे इनका जो होता है आकार भी बढ़ता जाता है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो जो माइनस होगा उस पर सबसे ज्यादा चार्ज, जिस स्पीशीज पर सबसे ज्यादा माइनस होगा वह सबसे बड़ी साइज होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। जिस पर माइनस चार्ज जितना ज्यादा उसकी साइज उतना ज्यादा बड़ी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर के सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है? बताइए, किसकी बोर्स के आधार पर किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है? जल्दी से बताइए, किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है? राजेश, दीपक, जय। दीपक कर रहे हैं आठ का एक की व्याख्या नहीं की जा सकती। और लोग बताइए आंसर। किरण वर्मा कर रहे हैं आठ का ए, जय भी कर रहे हैं आठ का। देखिए, बोर का सिद्धांत जो था यह लागू था एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आब्लिक आयन। बोर्स का मॉडल केवल एक अरे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होना चाहिए या तो आयन होना चाहिए। चाहे परमाणु की बात कर लिया जाए चाहे आयन की बात कर लिया जाए। अगर देखा जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बराबर 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन। यही 0 इलेक्ट्रॉन है। और बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों या आयन के व्याख्या कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस के इनके बंध क्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है और O2 डबल माइनस है। ठीक, अब जरा देखिए इसमें कितना? 15 इलेक्ट्रॉन, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन। बंध कोटि जो होती है, देखिए अगर यहां नाइट्रोजन लिया जाए इसके 14, जो बंध कोट होती है ये 3, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो 0.5 की कमी होती जाएगी। इट मीन्स सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? N2 तो ऑप्शन में है नहीं, O2 प्लस का। इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में तो सबसे ज्यादा O2 प्लस की, फिर O2 की, फिर O2 माइनस की। इस तरीके का ऑर्डर हमारा बढ़ते हुए क्रम में, अरे सॉरी उल्टा हो गया। ये क्रम हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहा है तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। IF7 अणु का आकार है अष्टफल की, पंचकोणी द्वीप पिरामिडी, त्रिकोणी द्वीप पिरामिडी, चतुष्फल की। देखिए जो IF7 है, IF7 जो होता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है देखा जाए तो आई में जो होते हैं, चाहे दोनों मेथड से निकालिए। हेलोजन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो आई के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, एफ के भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 7 49 और 7 56। 56 में
में क्या करिए, 8 से डिवाइड करिए, बराबर कितना आ जाएगा, 7। 7 का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 7। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 का होता है, वह हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो लीनियर, अगर sp2 है तो ट्राइगोनल, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, अगर sp3d3 हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कोई लोन पेयर है तो है नहीं, अलोन पेयर ना होने के कारण से क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही बना रह जाएगा, अर्थात पंचकोणीय द्विपिरामिडल आकार का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्हीनियस ग्राफ में अंतःखंड बराबर है -EA/R का, कि ln A का, कि ln K का, कि log 10A का। बताइए जरा, आर्हीनियस ग्राफ में अंतःखंड बराबर है, बताइए किसके बराबर होगा। दीपक पटेल कह रहे हैं 11 का सी ऑप्शन सही है। बताइए, जल्दी से दीजिए सभी लोग आंसर। राजेश साइनी कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा। और लोग दीजिए आंसर। देखिए किसकी बात कर रहा है, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन होता है के बराबर ए टी पावर -EA/RT। ये हमारा आर्हीनियस इक्वेशन होता है। इसका लॉग ले ले तो ln के बराबर ln A -EA/RT। कारण है कि e पावर x इज इक्वल टू x होता है, ln e पावर x इक्वल टू सिंपली x होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर इसमें वेरिएबल कौन है, 1 है और t, अगर हम ln k और 1/t के बीच ग्राफ खींचे तो जो इस तरीके देखा जाए तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स का ग्राफ है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट मीन्स अंतःखंड। और यहां से यहां की वैल्यू क्या होती है, सी होती है। सी के स्थान पर क्या है, ln A। तो अंतःखंड इज इक्वल टू ln A। ये जो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, जो कि कांस्टेंट माना जाता है या प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स कहा जाता है। और अगर स्लोप की बात करें, स्लोप मीन्स ढाल, ढाल की बात करें तो ढाल बराबर होगा -EA/R। अगर ढाल पूछता तो इसको आंसर लिखते, अंतःखंड पूछ रहा तो ln A हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ln A, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक डीडी संक्रमण के कारण रंग दर्शाता है? KMNO4, कॉपर सल्फेट, K2Cr2O7, K2CrO4। बताइए निम्न में कौन है जो डीडी ट्रांजिशन के कारण से, किसके, डीडी ट्रांजिशन की बात कर रहा है, डीडी संक्रमण के कारण कर रहा है कि रंग शो करता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, कॉपर सल्फेट है, K2Cr2O7 है, K2CrO4 है। बताइए जल्दी से। दीपक पटेल कह रहे हैं 12 का बी ऑप्शन सही होगा, कॉपर सल्फेट 5PH2O। राजेश साइनी भी। चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे, 0। इसके भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। K2Cr7 का +6 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। इसका कितना होगा, +2 होगा। +2 जो होता है, देखिए इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यह तीनों कलर ए और ए चार्ज चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर के कारण से कलर शो करेंगे। यह हमारा डीडी ट्रांजिशन के कारण, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D9 4s0 होगा, नहीं 3D8 4s0 होगा। और यह डी वैकेंट ऑर्बिटल है, इस कारण से कहा जाएगा कि ये 3D8 है। डीडी ट्रांजिशन के कारण से कॉपर सल्फेट ही कलर शो करता है, और यह तीनों कलर हमारे जो शो करते हैं वह करते हैं किससे, जो है चार्ज ट्रांसफर फेनोमेना के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स एमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। बताइए जल्दी, सबसे मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। पहला दे रहा है Fe2O6 3+, FeNH3 का होल 6 3+, FeC2O4 3-, और FeCl6 का 3-। 13 का बी कह रहे हैं लोग, दीपक पटेल भी कह रहे हैं 13 का बी ऑप्शन। जल्दी से बताइए। और लोग देखिए मोस्ट स्टेबल यह हमारा कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। अमोनिया कैसे है, मोनोडेंटेट। Cl कैसे है, मोनोडेंटेट। ऑक्जिलेट बाइडेंटेट। चलिए आप बताइए कौन सा सही होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, कौन सा सही होगा।
ये भी स्ट्रांग लिगेंड है, ऑक्जिलेट भी स्ट्रांग लिगेंड होता है, ये दोनों वीक हैं। अरे भाई, बाइडेंटेड लिगेंड क्या बनाएगा? चीलेट रिंग बनाएगा। और चीलेट रिंग क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। अब मोर स्टेबल होने के कारण से कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा स्टेबल होगा, अर्थात Fe2O4 3- हमारा जो होगा वह सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में टालिन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनता है बेंजाइल क्लोराइड, आर्थो क्लोरोटालविन की पैराक्लोरोटालविन। डी ऑप्शन कर रहा है, बी और सी दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। चिलेट रिंग इज मोर स्टेबल, सही कर रहे हैं दीपक जी। चिलेट रिंग जो होती है मोर स्टेबल होती है, इस कारण से कहा जाता है उसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए बताइए, प्रकाश की अनुपस्थिति में, दीपक कर रहे हैं 14 का डी ऑप्शन सही है। प्रकाश की अनुपस्थिति में कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनेगा? देखिए, प्रकाश की अनुपस्थिति कह रहा है, ये हमारा टालवीन है, अर्थात प्रकाश है ही नहीं। जब इसको हम Cl2 और Fe देते हैं तो यह हमारा कौन सा डायरेक्टर है? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होने के कारण से जो भी सब्स्टिट्यूशंस होंगे वह सभी आर्थो और पैरा पे होंगे। और टालविन है, यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबको पता है कि बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक कर रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा Cl आर्थो पे जुड़ेगा, और दूसरी बार जो बनेगा वह कहाँ बनेगा? पैरा पे बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा? आर्थो एंड पैरा दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो सही आंसर होगा कौन सा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थो एंड पैरा क्लोरोटालविन बनेगा। तो बी और सी अर्थात दोनों का हमें मिश्रण ही प्राप्त होगा। चलिए, अगर सनलाइट होता तब ये बनता, ये चीज ध्यान रखिए। अगर यह सनलाइट होता, इधर देखिए, अगर इसकी अभिक्रिया हम किसके उपस्थिति में कराते? सनलाइट, किसके? सनलाइट Cl2 कराते तो हमें प्रोडक्ट क्या बनता? CH2Cl बनता। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न यौगिकों के इनके घनत्वों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरा क्वेश्चन को व्यवस्थित करके बताइए, किसकी डेंसिटी का क्या क्रम होगा? देखिए, डेंसिटी के क्रम से आपको बताने हैं। बताइए जरा डेंसिटी का क्रम। दीपक जी,
किरण वर्मा, राजेश साहनी, बताइए क्या क्रम होगा? जय प्रजापति कह रहे हैं 15 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, और लोग क्या कर रहे हैं? दीपक कह रहे हैं 15 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। किसके प्रोपोर्शनल में होती है? अणुभार की। अगर अणुभार के अनुक्रमानुपाती है तो जाहिर सी बात है सबसे कम तो इसका होगा, उसके बाद इसका कम होगा। इन दोनों में अब बात आई कि इसका भी अणुभार सेम होगा, इसका भी अणुभार सेम होगा। अगर इनसे देखा जाए तो सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का होगा, फिर किसका होगा? थर्ड का, फिर फोर्थ का। इन दोनों में जो पैरा पोजीशन का होता है उसके क्या हो, क्रिस्टल जालक अधिक संयोजित होते हैं। इसके क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक जो होते हैं अत्यधिक संयोजित होती है। अत्यधिक संयोजित होने के कारण से इनका घनत्व इससे ज्यादा होता है। तो जो ऑर्डर होगा उनका ऑर्डर ए होगा, अर्थात पैरा का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का होगा, तब क्लोरोबेंजीन का सबसे कम हमारा बेंजीन का होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा 15 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही होगा? 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। बताइए जरा। कह रहा है कि निम्नलिखित क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्वथनांक बताना है किस क्रम में होंगे। सोलह का ए कह रहे हैं। देखिए जो क्वथनांक होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक जो कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। वेट अर्थात अणुभार। तो अणुभार सबसे ज्यादा किसका है? देखिए सब में ब्यूटेन ही है, तो अणुभार जो होता है वह आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा अणुभार किसका होगा? आइडो ब्यूटेन का। तो आइडो को सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमो का होगा, फिर क्लोरो का होगा, और सबसे कम किसका होगा? ब्यूटेन का होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही कर रहा है कि ब्यूटेन का सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरोब्यूटेन का, फिर उससे ज्यादा किसका? ब्रोमोब्यूटेन का, और सबसे ज्यादा किसका होगा? आइडो ब्यूटेन का। क्यों? क्योंकि आइडो का, आई का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में किसमें धात्विक आबंध अधिक शक्तिशाली होता है? इनमें कौन सा ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली धात्विक बंध का फॉर्मेशन करेगा? जल्दी से बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 17 का डी ऑप्शन सही होगा, क्रोमियम। और लोग बताइए आंसर। देखा जाए तो ये मेटल दिए गए हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कितना होता है? 26, 18, 2 यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक। अगर स्कैडमियम का देखा जाए 18, इक्कीस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहां पर हो गए, 1 यहां पर। अगर क्रोमियम का देखा जाए तो 18, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर वनेडियम का देखा जाए 23, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, इसमें एन की वैल्यू 3, इसमें एन की वैल्यू 1, इसमें एन की वैल्यू 6। जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका मेटेलिक बंध सबसे ज्यादा जो होगा, धात्विक बंध सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो मेटेलिक बॉन्ड is directly proportional to number of unpaired electron। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी, उसी का क्या होगा हमारा, उसी का जो होगा धात्विक आबंध सबसे ज्यादा बनाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रोमियम हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम ही एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कोल्बे अभिक्रिया C6H5ON है, सोडियम फेनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 125 सेंटीग्रेड से ए बन रहा है। ए को एसीएल दिया जा रहा है, तो मुख्य उत्पाद बी क्या होगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोलिहाइड बनेगा, कि सल्सिलिक एसिड बनेगा, कि बेंजोइक एसिड बनेगा, कि थाइलिक एसिड बनेगा? जल्दी से बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं 18 का बी बनेगा। जरा देखा जाए, ये हमारा सोडियम फेनॉक्साइड आयन है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जब HCl देते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट हमें
सैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल, ये क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्कोहल, बताइए निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एल्कीन को एल्कोहल में परिवर्तित करेगा, बताइए कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो हमारा एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये हमारा मान लिया जाए एल्कीन है, कौन कौन से रिएजेंट होंगे, जय प्रजापति कह रहे हैं कि 19 का 20 सही होगा, दीपक कह रहे हैं 19 का डी सही होगा, देखिए अगर हम HOH2SO4 देते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वह हमारा बनता है CH3OH। सिंपली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन होता है। अगर इसको हम दे दें BH3 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो जो प्रोडक्ट बनता है वह CH3 CH2 CH2OH बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। और जब इस पर हम देते हैं HgOAc ट्वाइस, दूसरा H2O2OH माइनस, तो हमें बनता है CH3CHOH, अर्थात वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। इन दोनों में वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, इसमें वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, अर्थात सभी 19 का डी, चारों में से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक है R3L TiCl4, R3Al TiCl4 की R1B TiCl2, बताइए दीपक जय कर रहा है, जिगलन नाटा जो होता है ट्राई एल्किल एल्मोनियम और टेट्राक्लोरोटाइटेनियम को हम लोग क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। और जो जिगलर नाटा में लिया जाता है जनरली C2H5 थ्राइस Al एल्मोनियम और TiCl4 होता है जिगलर नाटा, इसी को कहा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही होगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारा 20 का सी ऑप्शन करेगा। अम्ल सामर्थ्य के लिए सही घटता क्रम है, इनमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। जल्दी से बताइए आंसर। दीपक कह रहे हैं कि 21 का सी ऑप्शन सही होगा। देखिए जो अम्ल की सामर्थ्य होती है, एसिडिटी ऑर्डर जो होता है, एसिडिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। अगर माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, अगर प्लस आई ग्रुप होगा तो एसिडिक करेक्टर घटेगा। देखा जाए जरा तो जो होता है NO2 को सबसे ज्यादा माना जाता है, साइनाइड का माना जाता है, फ्लोरो का, क्लोरो का, ब्रोमो का, आइडो का, फिर लास्ट में हाइड्रोजन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? नाइट्रो का, फिर साइनो का। तो नाइट्रो के बाद साइनो होना चाहिए, सबसे ज्यादा नाइट्रो, फिर साइनो, फिर क्लोरो। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा कि NO2 का सबसे ज्यादा, फिर CN का, फिर क्लोरो का, फिर क्लोरो का। निम्न में कौन सा कार्बन धनायन सर्वाधिक अस्थायी होगा? बताइए जल्दी से। निम्न में कौन सा कार्बोधनायन सबसे ज्यादा अस्थायी होगा? बताइए। नहीं ध्यान आ रहा है? 21। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। जो स्टेबिलिटी होगी वह सबसे ज्यादा किसके डायरेक्टली होगी? प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई। इट मीन्स माइनस आई ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की घटेगी। प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, यहाँ तो प्लस आई ग्रुप की कोई चर्चा ही नहीं, केवल माइनस आई ग्रुप की बात की जा रही। तो माइनस आई ग्रुप जितना जो होगा पास में होगा उतना स्टेबिलिटी घटेगी, जितना माइनस आई ग्रुप दूर होगा उतना इफेक्ट कमजोर होगा, इफेक्ट कमजोर होने के कारण से उसकी स्टेबिलिटी भी घटेगी। अब माइनस आई देखिए सबसे ज्यादा दूर कहां पर है? इसमें तो बहुत पास में है, ये सबसे, ये दोनों सबसे लिस्ट स्टेबल हो, ये सबसे लिस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये भी लिस्ट यहां पर है। यहां पे देखिए, यहां पर देखा जाए अगर, बताइए जरा तो।
कह रहा है क्या, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन तो हो रहा है, रेजोनेंस तो ये तो दोनों होंगे नहीं, देखिए ये दोनों तो होंगे नहीं। इधर देखिए, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, लेकिन प्लस चार्ज कहाँ है? इधर देखिए, रेजोनेंस ए भी शो कर रहा है, ए भी शो कर ए भी शो कर रहा है रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से माइनस आई ग्रुप सबसे कम ऑपरेट करेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या रीजन लिखेंगे। देखिए रेजोनेंस तो यहाँ अनुनाद है, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, और ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण से इस पर क्या हो जाएगा, इसका जो होगा, यहां से देखिए माइनस आई ग्रुप कम ऑपरेट करेगा, तो जो कार्बोकटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक एल्डोहेक्सोज है, एचआई के साथ गर्म करने पर यन हेक्सेन देता है, यह फ्यूरोनोज रूप में उपस्थित रहता है, इसका 2,4 डीएनपी परीक्षण सकारात्मक नहीं होता है। कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए जरा। जल्दी से सब लोग बता दीजिए। कराए, यह एक एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज का अर्थ होता है, ग्लूकोज को देखा जाए, देखिए यह ग्लूकोज है, इधर देखिए, यह हमारा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात यह एक एल्डोहेक्सेज है, यह स्टेटमेंट सही कह रहा है। ठीक, इसे यदि एचआई देते हैं, एचआई रेड फास्फोरस, तो यन हेक्सेन बनता है, यह प्रूव करता है कि 6 कार्बन हैव स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में है, कैसे है, सीधी श्रृंखला में है, सीधी श्रृंखला में है। चलिए दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, यह फ्यूरोनोज रूप में उपस्थित रहता है, यही गलत कर रहा है, ग्लूकोज जो होता है वह फ्यूरोनोज फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि 6 मेंबर रिंग
पायरोनोज के फॉर्म में होता है, 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में होता है, तो यही ऑप्शन गलत है। इसका डीएनपी परीक्षण सकारात्मक नहीं होता है। डीएनपी परीक्षण जो होता है यह कीटोन के लिए होता है। किसके लिए होता है? कीटोन के लिए। और एल्डिहाइड, इसमें क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के कारण से यह क्या करेगा? हमारा डीएनपी परीक्षण निश्चित रूप से नेगेटिव होगा। तो सही ऑप्शन होगा 23 का सी ऑप्शन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक किस कारण होता है? वंडरवाल्स बल फोर्स के द्वारा, हाइड्रोजन अबंध के द्वारा, ध्रुवीयता के कारण से, सहसंयोजक बंध के द्वारा। बताइए जल्दी से। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वह हाइड्रोजन बंध के कारण से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव नोवेंजल रिएक्शन विथ एरोमेटिक एल्डिहाइड? कह रहा है निम्न में कौन सा जो है हमारा नोवेंजल अभिक्रिया देगा? पहला है मलेनिक एस्टर, दूसरा साइनोएस्टोएस्टिक एस्टर, तीसरा है एस्टोएस्टिक एस्टर, ऑल ऑफ दीज। जरा बताइए तो। कौन सा देगा? बताइए जरा। देखिए, जो नोवेंजल अभिक्रिया होती है हमारे, वह अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ होती है और सभी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के साथ होती है। इसमें देखा जाए तो यह ग्रुप, इसे कहा जाता है एक्टिव मिथिलीन। ये भी एक्टिव मिथिलीन होगा, ये भी हमारा एक्टिव मिथिलीन है। और यह भी एसिडिक होगा प्रोटॉन, ये भी एसिडिक होगा, ये भी हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा। सभी क्या होंगे? हमारे एसिडिक प्रोटॉन हैं। जब इनकी अभिक्रिया हम एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है वह जो होता है नोवेंजल अभिक्रिया होती है। तो सही आंसर क्या होगा कि ऑल ऑफ दीज, अर्थात सभी हमारे जो होंगे यह शो करेंगे क्या? नोवेंजल अभिक्रिया। जरा देखते हैं कैसे शो करते हैं। हम थोड़ा सा आपको निकाल करवा देते हैं। यहां से जब बेस देंगे, देखिए CH2 माइनस COOC2H5, COOC2H5, इसको जब बेस देते हैं C2H5 O यानी बेस देते हैं, क्या देते हैं? C2H5 O यानी देते हैं, ये बनता है CH2 CH माइनस COO CH2 COOC2H5 COOC2H5। यहाँ क्या हो जाएगा?
इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। जब इसकी अपक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR से कराते हैं, ये यहाँ पर अटैक करता है, ये इधर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो क्या बनता है देखा जाए तो CH2 COO C2H5 बनता है। यहाँ पर भी COO C2H5 बनता है। ये क्या हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस R, इसको H प्लस दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा देखिए है तो C2H5 OOC COO C2H5 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से यार यहाँ से यह टाटोमराइजेशन शो करेगा, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और HA इसके साथ चला जाता है, टाटोमराइजेशन देता है। इस तरीके से कहा जाता है यह हमारा सभी जितने दिए गए एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड सभी के सभी हमारे क्या नोवेंजल अभिक्रिया शो करते हैं। इन द गिवन रिएक्शन C6H5OCH2CH3 excess HI X and Y will respectively will be। चलिए बताइए 26 का आंसर। छब्बीस का बी दीपक पटेल कह रहे हैं। इधर देखिए अभी एक दिन मैंने ईथर की क्लास लिया था, उसमें हमने कहा था यदि कोई हमारा यह ग्रुप है, अगर एक तरफ एल्किल ग्रुप हो एक तरफ हमारा फेनिल ग्रुप हो, तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं HI का किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन में जुड़ता है जिधर हमारा एल्किल ग्रुप होता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर क्या जुड़ेगा I और यहाँ पर जुटेगा H, तो बन जाएगा C6H5OH प्लस CH3CH2I प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग ईथर की क्लास देख लीजिए, उसमें एक तरफ जब दोनों तरफ प्राइमरी ग्रुप हो तब न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ता है, जब एक टर्सरी हो एक प्राइमरी हो तब किधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, और जब एक तरफ एरिल ग्रुप लगा हुआ है दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो सदैव इस चीज को ध्यान रखें, सदैव न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप की तरफ जुड़ता है। आप इसको आई इधर लगाएंगे तो नहीं सही होगा, आई किधर लगेगा CH2 के साथ। ये नियम है ईथर की बॉन्ड ब्रेकिंग की कि जब भी हम एक्सेस HI से कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक जी, आप फेनिल को OH में नहीं बदल सकते। हाँ एक्सेस HI तब होता है जब हम ईथर का प्रयोग कर रहे होते, सिंपली एरोमेटिक को छोड़कर। जैसे अगर ये दिया होता तो हम लोग जब एक्सेस HI करते तब यह कह सकते थे CH3CH2I प्लस CH3I लिख सकते थे, तब हम इस तरीके से लिख सकते थे, लेकिन फिनाल के केस में ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन के नीचे दी गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बिलो, क्वांटम
इनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं का क्रम होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, यह आपसे जानना चाहता है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? बताइए जरा। देखिए, जो ऊर्जा का बढ़ने का क्रम होता है वह हमारा एन प्लस एल के नियम के अनुसार चलता है। यहां पर देखा जाए एन प्लस एल इक्वल टू 6, यहाँ एन प्लस एल इज इक्वल टू 4, यहाँ एन प्लस एल इज इक्वल टू 1, यहाँ अरे सॉरी ये भी कितना हो जाएगा 4, 5, कर रहा है इनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं का क्रम सही क्या होगा। देखा जाए तो जिसका एन प्लस एल का मान सबसे ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, अर्थात सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, फर्स्ट नंबर। क्लियर। फिर उसके बाद कहता है कि अब बच्चे देखिए ये तो हमारा खत्म हो गया, पता चल गया सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा, यहां देखिए थर्ड का होगा, क्योंकि थर्ड का 5 है तो थर्ड हो गया। फर्स्ट के बाद थर्ड, और फिर बचा हमारा किसका, दो ऑप्शन बचे, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में देखिए सेकंड है और हमारा कौन सा है, फोर्थ है, तो देखा जाए तो यह हमारा सी ऑप्शन में जा रहा है। अब तो दो ही ऑप्शन मैच कर गए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं चेक करने के लिए, आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से यौगिक सहसंयोजक बंध नहीं बनाते हैं, KCl, PH3, O2, B2S6, H2SO4। बताइए जरा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक में सहसंयोजक बंध नहीं बनाते, KCl, B2S6, PH3, KCl, H2SO4, KCl, B2S6, KCl। दीपक कह रहे हैं कि 28 का सी ऑप्शन सही है। जरा देखा जाए KCl क्या बनाता है, KCl में हमारा आयनिक बांध होता है। PH3 में कोवलेंट, O2 कोवलेंट, B2H6 कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, H2SO4 आयनिक कोवलेंट। कहीं कहीं कोऑर्डिनेट बांध, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन ऐसा है जो केवल क्या बनाएगा, आयनिक बंध का फॉर्मेशन करेगा। तो सही आंसर होगा 28 का सी। एक धातु के समान सहित होने वाले दो ब्लॉक्स दो ब्लॉकों को क्रमशः T1 तथा T2
परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाया गया है, नियत दाब पर ऊष्मीय साम्य प्राप्त करने दिया गया है। इस प्रक्रम में एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस होगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए। एक ही धातु, देखिए एक ही धातु ए है, ए धातु बी है, दोनों ब्लॉकों के क्रमशः ताप T1, इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है, एक दूसरे के संपर्क में लाया गया। दूसरे क्या कर रहा है, संपर्क में लाया गया, नियत दाब P इज इक्वल टू क्या कर रहा है, कांस्टेंट है, यह हमारा एक स्थिरांक है। जय कह रहे हैं 28 का सी ऑप्शन होगा। चलिए जरा देखा जाए, अगर दोनों बॉडी को मिलाया जा रहा है तो जो बॉडी मिलेगी, अगर मान लिया जाए ए बी है, तो ए बी जो बॉडी बनेगी इसका टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 के बराबर होगा। एंट्रॉपी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन से सदैव प्राप्त होती है। तो इसका जो एंट्रॉपी होगी टोटल डेल्टा एस ए बी बराबर, इसकी पूरी बॉडी का जो एंट्रॉपी होगी डेल्टा एस ए बी बराबर डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस, ठीक। अर्थात बॉडी आप चेंज ए का एंट्रॉपी चेंज निकाल लें और एंट्रॉपी चेंज आप बॉडी बी का निकाल लें, और दोनों का यदि हम सम कर लें तो वही एंट्रॉपी ऑफ द मिक्सिंग, अर्थात दोनों बॉडी को मिलाने क्या होगा। देखिए जो टेम्परेचर होता है, हम बता दे रहे हैं, पहले बॉडी ए के लिए क्या होगा, जो एंट्रॉपी चेंज का फार्मूला होता है वो देखिए डेल्टा एस बराबर होता है हमारा सीपी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। यहाँ बॉडी ए का एंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस बराबर सीपी एल एन, फाइनल टेम्परेचर कितना है T1 प्लस T2 बाई 2 अपॉन T1। बॉडी बी के लिए डेल्टा एस बी बराबर सीपी एल एन, अरे सीपी एल एन T1 प्लस T2 बाई 2 अपॉन T2, T2 हो जाएगा। अब दोनों को देखा जाए तो डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी इक्वल टू हमने क्या लिखा है, डेल्टा एस ए बी होगा मिक्सिंग का, या वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर देखा जाए तो यहाँ से सी पी एल एन T1 प्लस T2 अपॉन T1, 2T1 प्लस सी पी एल एन T1 प्लस T2 बाई 2T2। जब इनको दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे देखो क्या मिलेगा, यहां से सीपी कॉमन हो जाएगा, सीपी एल एन T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स T1 इंटू T2 के बाद। कोई ऑप्शन है या इस टू यहां रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 2CP L1। देखिए क्या हो जाएगा, 2CP L1 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स T1 इंटू T2 के बराबर। नेक्स्ट देखा जाए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल डेल्टा जीरो एंड डेल्टा टी कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड एज।
बताइए जल्दी से। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की वो जानना चाहता है क्या वैल्यू होगी। क्रिस्टल फील्ड crystal field splitting energy of octahedral and tetrahedral complexes are related to। किसके बराबर होता है भाई। डेल्टा टी बराबर -4/9 डेल्टा जीरो, डेल्टा टी बराबर 1/2 डेल्टा जीरो। ये तो दोनों होते ही नहीं। डेल्टा टी बराबर होता है -4/9 डेल्टा जीरो ऑक्टाहेड्रल। तो पहला ही ऑप्शन हमारा दिया गया है सही है, अर्थात डेल्टा टी बराबर -4/9 डेल्टा जीरो ऑक्टाहेड्रल का। चलिए देखिए, आज का क्लास यहीं पर खत्म हो रहा है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, आज थोड़ा सा पेपर इजी रखा था हमने। आप लोग 4 दिन कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा प्रश्न का लेवल घटा के आज आप लोग को रिलैक्स देते हैं। प्रश्न का थोड़ा सा लेवल हमने आज घटा दिया जान करके, क्योंकि 4 दिन आप लोग कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। आज लगे आपको सरल प्रश्न भी थोड़ा बहुत कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सरल प्रश्न भी 29 क्वेश्चन का लास्ट में देखिए तो दीपक जी 29। अरे भाई ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2 CP LN T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स T1 T2 हो जाएगा। ठीक है दीपक जी, इसमें कोई अच्छा वो सॉरी, ये 2 चला जाएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 CP11 T1 प्लस T2। अच्छा हाँ सॉरी, देखिए गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं बल्कि टिक होगा, बल्कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे 2 CP LN T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स T1 इंटू T2। क्लियर। ठीक है दीपक जी, बढ़िया किया आपने याद करा दिया। ये 2 चला जाएगा यहाँ, ये 2 नहीं बल्कि यहाँ से 2 देखिए कितना हो जाएगा 4 हो जा रहा था, ये 2 और 2 तो 4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है, इसको सुधार लीजिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। मंडे से प्रयास है कि मंडे से आपकी थियरी की क्लास 7 से 8:30 PM पर होगी। थ्योरी की क्लास आपको 7 से 8:30 तक पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका 5 से 7 सोल्यूशन होगा मंडे से, और थ्योरी की क्लासेज आपकी 7 से 8:30 तक थ्योरी की क्लास भी चलेगी यूट्यूब पर। तो जो टॉपिक्स आप पढ़ाने हमको वो हम पढ़ाना शुरू करेंगे। एल्कोहल हमने कहा था पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर, आप लोग को एल्कोहल हम पढ़ाएंगे।
मंडे से क्लास अल्कोहल की 7 बजे से रहेगी। ठीक है, देखिए अगर किसी को चैनल पर जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज की दिक्कत हो रही है तो वह हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है या फोन कर सकता है, या तो हमने आपको अपना पर्सनल नंबर भी दिया है। अब हमारे पर्सनल नंबर पर भी, हमारा पर्सनल नंबर है 8601781225 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है चैनल से जुड़ने में, या कोई क्वेश्चन का नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, कॉल करने का समय आप लोग रखिएगा। कोई चीज भी पूछना है तो 9 PM से 10:30 PM के बीच, इसके बीच आप फोन तो दिन में भी कर सकते हैं, थोड़ा दिन में हो सकता है फोन ना उठे, लेकिन शाम को 8 से 9 PM से 10:30 PM के बीच आप लोग जरूर आप कॉल करेंगे तो मैं फोन को रिसीव करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज जो लोग जुड़ना चाहते हैं इसके माध्यम से जुड़ जाइए, इस नंबर पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, या किसी पर जिस पर आपको अवेलेबल हो उससे जुड़ जाइए। अपने परिचितों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, जिससे कि उनको नए नए जानकारी मिलती रहे, नए नए क्लास के कब क्लासेस चल रही है उनका शेड्यूल भी पता चलता रहे। तो चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म होती है। तो आज आप सभी लोगों को लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, कि बहुत अच्छी बात है कि लोग बता रहे हैं कि क्लास चल रही है, अपने परिचितों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि क्लास पर डे आपकी चलेगी 5 से 7 के क्लास बीच में क्लास पर डे ELT के पेपर TGT PGT के 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए यहीं पर क्लास खत्म होती है, तब तक के सभी लोगों के लिए गुड नाइट, थैंक यू जुड़ने के लिए।